दोस्तों, सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 तक हमने आपको बात अभी बताई। आज के इस सेशन में मैं सबसे पहले सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, शाबाश। अभी आपको बता दूं, सेक्शन 3 और सेक्शन 19 को मिक्स करके हमने पढ़ना है। सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 19 भी हमें पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है, आज इसका लिंक मैं बना दूंगा सेक्शन 3 और 19 का। और सेक्शन 4 और 19 के साथ भी इसका लिंक है। सेक्शन 4 और सेक्शन 19 का भी लिंक है। तो सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये डिटेल में बेटा इसके ऊपर हमने मास्टरी करनी है। पहले आप सीख लीजिए इन सेक्शंस की डिटेल, फिर मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, इन पे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आपसे सुनूंगा भी, आपके टेस्ट भी लूंगा। इतना आपको पढ़ाया जाएगा जब तक कि ये सारे कंसेप्ट्स आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं हो जाते। तो सेक्शन 3 को पहले कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में मैंने आपको कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के एग्जांपल दिए थे और हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। अभी आज के इस सेशन में सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 हम करेंगे, तो बात ध्यान से आप सुनेंगे। सेक्शन 3 हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट आपने देखे। अब हम वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स देखेंगे। सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। ध्यान से आप बात को सुनेंगे मेरी, शाबाश। वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये मैंने कल आपको मीनिंग इसका बताया। वर्टिकल एग्रीमेंट्स, पहले एक बारी ये इसका मीनिंग लिख ले। वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर agreements are those agreements amongst enterprises or persons at different stages और हॉरिजॉन्टल में सेम स्टेज पड़ा था, इसमें डिफरेंट स्टेजेस का बस इतना ही फर्क है। ठीक है, यानी एक आदमी रॉ मटेरियल बना रहा है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहा है, एक बेच रहा है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो रॉ मटेरियल और बनाने वाले के बीच में हो तो उसे वर्टिकल एग्रीमेंट कहेंगे। बनाने वाले और बेचने वाले के बीच में एग्रीमेंट हो तो उसे वर्टिकल एग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है, दो रिटेलर्स के बीच में एग्रीमेंट हो तो उसे हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कहेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, सीख लीजिए, बहुत प्यार से इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जितना बड़ा टॉपिक है उतने ही प्यार से बेटा मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स अमंगस्ट एंटरप्राइजेस और पर्सन्स एट डिफरेंट स्टेजेस के जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है। वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट्स अमंगस्ट एंटरप्राइजेस और persons at different stages or levels different stages और levels की बात हम यहाँ कर रहे हैं। शाबाश बेटा, और levels, शाबाश बेटा। of the production chain आपको बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए। इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है, उनकी मार्केट भी अलग अलग होती है बेटा।
मार्केट भी अलग अलग होती है। रॉ मटेरियल वाले की मार्केट अलग होगी, जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, जहाँ फिनिश प्रोडक्ट मिलता है वहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। आप बात को ध्यान से समझिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, और क्या मुद्दा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन में, क्या एग्रीमेंट करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन की क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, सप्लाई के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे। किस चीज़ पे एग्रीमेंट करेंगे? प्रोडक्शन पे एग्रीमेंट करेंगे, या सप्लाई पर एग्रीमेंट करेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर एग्रीमेंट करेंगे? ठीक है, या स्टोरेज या सेल के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे बेटा, स्टोरेज या सेल के ऊपर वो एग्रीमेंट करेंगे, या फिर प्राइस के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे, प्राइस के ऊपर। ठीक है, शाबाश। सेल और प्राइस ऑफ ट्रेड इन गुड्स और सर्विस, और प्रोविजन ऑफ सर्विस। या तो वो गुड्स होंगे, यहाँ वो सर्विसेज होंगी, या गुड्स की ऊपर बात होगी, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की बात होगी। ठीक है, आइए पूरे क्वेश्चन को, पूरे एक बार इस फ्रेज को पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से बात सुनेंगे। Vertical agreements are those agreements amongst enterprises or persons at different stages. Different stages पर या levels पे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। Levels of the production chain in different markets. In respect of production, supply, distribution, storage, sale or price of trade in goods or provision of service. ठीक है, following are the examples. आइए कुछ examples हम देखते हैं। लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, और भी हो सकते हैं, लेकिन आइए सेक्शन ने क्या एग्जाम्पल दिए हैं हम उन एग्जाम्पल्स को एक बारी स्टडी कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स। बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से आपने ही बात को समझना है। पहले हम समझेंगे टाई इन अरेंजमेंट। टाई इन अरेंजमेंट, तो टाई इन अरेंजमेंट अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आप ये बताएंगे कि ये वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। इसमें क्या होता है कि मैं एक होलसेलर हूं, आप एक रिटेलर है। ठीक है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, आप मेरा माल बेचते हैं। मेरा एक माल है, ठीक है, जो बहुत बिकता है, और एक माल है जो नहीं बिकता। मान लीजिए मैं गारमेंट्स बनाता हूँ, रेडीमेड गारमेंट्स बनाता हूँ। जो मैं जीन्स बनाता हूँ ना, वो गर्म पकौड़ों की तरह बिकती है मेरी जीन्स का ट्राउजर पैंट आप जो भी पहनते हैं। लेकिन मेरी जो शर्ट्स होती है ना, वो इतनी नहीं बिकती, क्योंकि मेरी जीन्स तो डिमांड कस्टमर करता ही है। अब कस्टमर दुकानदार के पास आएगा, बोलेगा कि मुझे एक फलाने ब्रांड की जीन्स चाहिए, तो रिटेलर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रिटेलर मेरे पास आता है कि भाई मेरे को आपकी 1000 जीन्स चाहिए। मैं कहता हूँ 1000 जीन्स तब दूंगा जब तुम 200 शर्ट्स खरीदोगे। यानी मैंने क्या करा, अपने ना चलने वाले प्रोडक्ट को अपने चलने वाले प्रोडक्ट के साथ बांध दिया, टाई इन कर दिया। टाई इन समझते हो? गांठ बांधना। टाई इन का मतलब होता है गांठ बांध देना। यानी आप आए थे मेरा हिट प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और मैंने आपको उस हिट प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट गांठ बांध दिया जो चलता नहीं है, जो मार्केट में बिकता नहीं है। इसको बोलते हैं टाई इन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे? टाई इन अरेंजमेंट्स। तो आइए समझिए बात को। अब थोड़ा ब्रीफली लिख भी लेते हैं, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में आपको, लिखने के लिए आपको। तो लिखिए इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट, इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट। ठीक है, लिखना भी सिखा रहा हूँ बेटा, साथ में लिखेंगे भी तो मजा आएगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएगा जब साथ में लिखोगे भी। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर, रिक्वायरिंग अ परचेजर of goods, requiring a purchaser of goods as a condition, एक शर्त लगा दी, as a condition। एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका बेटा मैं। जैसे आपने कभी रसोई गैस का
कनेक्शन लेना हो, आपने एक सिलेंडर लेना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अभी आपको अपनी ला की नॉलेज यूज़ करी। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी कुछ ही समय पहले, लास्ट ईयर आई शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, राइट। तो मैंने वहाँ पे नया गैस कनेक्शन अप्लाई किया। नया गैस कनेक्शन अप्लाई किया तो अ, वो एजेंसी वाले बोलते हैं, गैस एजेंसी वाले बोलते हैं कि आपको भाई ये चूल्हा भी लेना पड़ेगा साथ में, सिलेंडर के साथ चूल्हा भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों लेना पड़ेगा? बोले हमारी ऐसी ही कंडीशन है। मैं बोला मैं ऐसी कंडीशन नहीं मानता हूँ, मुझे चूल्हे की जरूरत नहीं है, स्टोव की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, वो कहते हैं लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्यों लेना पड़ेगा, कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है कि आप, मैं आपसे सिलेंडर चाहिए मुझे, आप सिलेंडर के पैसे लीजिए, आपको 2 सिलेंडर के जितना अमाउंट बनता है आप मुझसे वो लीजिए, आप ये फालतू में मेरे को ये स्टोव क्यों चेप रहे हो? ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा सख्ती दिखाई तो वो मान गए मेरी बात। लेकिन जो भोले वाले इंसान होते हैं, ठीक है, जो शरीफ इंसान होते हैं, मेरी तरह नहीं होते, जो वो फंस जाते हैं बेचारे। वो है ना, जो चीज़ मार्केट में 2,000 रुपये की है, वो 4,000 रुपये का जो स्टोव साथ में चेप देते हैं। इसे बोलते हैं टाई इन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसे? टाई इन अरेंजमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स, परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन of such purchase, as a condition of such purchase, to purchase some other goods, to purchase some other goods। परचेजर ऑफ गुड्स को आप शर्त लगा रहे हो कि वो कुछ और गुड्स भी खरीदे। टू परचेज सम, टू परचेज सम अदर गुड्स, कि वो कोई दूसरे गुड्स भी खरीदे। तो इसे बोलते हैं टाई इन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? टाई इन अरेंजमेंट। बहुत सारे वर्टिकल एग्रीमेंट्स में डिस्कस करूंगा, तो इसमें से पहला डिस्कस किया, आइए हम दूसरा डिस्कस करेंगे। वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट डिस्कस करूंगा बेटा आपके साथ बहुत सारे। आइए अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे, बी पॉइंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है? लिखिए बेटा, समझाता हूं, पहले लिख लीजिए। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट, इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्ट मतलब पाबंदी लगाना, रिस्ट्रिक्टिंग मतलब किसी के ऊपर पाबंदी लगाना, इन एनी मैनर, इन एनी मैनर, ठीक है। द परचेजर, द परचेजर, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड, in the course of his trade, in the course of his trade, from acquiring from acquiring or otherwise, acquiring or otherwise dealing in any goods, dealing in any goods other than those, other than those of the seller or any other person। आइए बात को ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे बेटा। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट क्या है? कहते हैं कि इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट,
इसमें ऐसे एग्रीमेंट को इंक्लूड करते हैं रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से एक जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे गुड्स को, मेरा गुड्स मार्केट में बड़ा हिट है बेटा, मेरी एक चॉकलेट बनाता हूँ मैं, वो चॉकलेट बहुत बिकती है, ठीक है, लाइन में लग के लोग मेरी चॉकलेट को खरीदते हैं। मैंने आपको कहा, आप क्या है, आप अपनी दुकान पे मेरी चॉकलेट बेचते हो, मैंने आपको कहा कि अगर आप किसी और के गुड्स खरीदोगे ना, या किसी और के गुड्स में डील करोगे, तो मैं अपना गुड्स नहीं बेचूंगा। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है बेटा, ठीक है। तो आइए सुनिए मेरी बात को बेटा। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड, उसके व्यापार में, फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ द सेलर और एनी अदर पर्सन, ठीक है, अदर देन दोज ऑफ द सेलर और एनी अदर पर्सन। जैसे ए बी को कुछ सप्लाई करता है, ए बी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि तू किसी और का माल नहीं बेचेगा, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट कहते हैं बेटा उसे। एंटी कॉम्पिटिटिव, हॉरिजॉन्टल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है ये। थर्ड वाला बताएंगे बेटा, सी। आइए सी हम पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। includes any agreement, includes any agreement to limit restrict or withheld the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal of or sale of goods, ठीक है। क्या मतलब है, ये बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किसे कहते हैं? कहते हैं इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, रिस्ट्रिक्ट और विदहेल्ड द आउटपुट और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट एनी एरिया, जहां हम किसी एरिया को एलोकेट करें, भाई इस 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर, इस सिटी के अंदर, इस कस्बे के अंदर सिर्फ आपका राइट है और कोई राइट नहीं है। जैसे हम कोई एरिया एलोकेट करें, जैसे करनाल के अंदर भाई आप माल बेचोगे, हमारा माल आप करनाल के अंदर आप ही बेचोगे और किसी को हम माल नहीं देंगे, या इतना माल आप बेचोगे हमारा, इतनी क्वांटिटी आप हमारी बेचोगे, इसके बाद हम आपको माल नहीं देंगे। तो यहां पर इस तरह की बातें हों तो उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, रिस्ट्रिक्ट और विदहेल्ड द आउटपुट और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और एलोकेट एनी एरिया और मार्केट फॉर द डिस्पोजल और सेल ऑफ गुड्स, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। जहां पे आप सेल करने के एक्सक्लूसिव राइट्स दे रहे हो किसी को, जहां पर आप सेल करने के एक्सक्लूसिव राइट्स दे रहे हो किसी को, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर केस में ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं, ये बात आप समझ लीजिए बेटा। ये एग्रीमेंट्स आप कर सकते हैं, एग्रीमेंट करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर इनके ऊपर कंप्लेंट हुई कि इसमें एंटी कॉम्पिटिटिवनेस पाया गया, सीसीआई को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव लगा, फिर मुश्किल में जान फंसेगी आपकी। वैसे आप कर सकते हैं, करने में मनाही नहीं है। शाबाश बेटा। आइए नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका। आइए एक और
वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और वो है रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील includes any agreement, includes any agreement which restricts, which restricts or is likely to restrict, दोनों बातें हैं। restricts यानी रोक चुका है या रोक सकता है, likely to restrict। क्या चीज रोक सकते हैं भाई ये लोग, आइए समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। restricts or likely to restrict by any method, कैसे रोकेंगे, by any method, किसी भी तरीके से रोकेंगे। किसको रोकेंगे, द पर्सन्स और क्लासेस ऑफ पर्सन, और क्लासेस ऑफ पर्सन्स, persons or classes of persons to whom goods are sold, to whom the goods are sold, or from whom for whom goods are purchased। क्या है भाई ये एग्रीमेंट, आइए सीखेंगे। रिफ्यूजल टू डील, ठीक है। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट और लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट बाय एनी मेथड। आप जहां किसी पर्सन के ऊपर कोई पाबंदी लगा रहे हो कि किससे माल, किसको माल बेचना है, किसको माल खरीदना है, ठीक है बेटा, तो जहां आप किसी पर्सन को कह रहे हो कि इसको माल बेचना है, बाकी लोगों को रिफ्यूज करना है, तो उसे बोलते हैं रिफ्यूजल टू डील। इससे माल खरीदना है, बाकी लोगों को रिफ्यूज करना है, तो इसे कहते हैं रिफ्यूजल टू डील। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट्स और इज लाइकली to restrict by any method the persons or class of person, the person or classes of persons to whom goods are sold or from whom goods are purchased। चलो शाबाश बेटा। ई पॉइंट करेंगे रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मतलब क्या है, आइए लिखिए और समझिए बात को। इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड्स, includes any agreement to sell goods on condition that एक शर्त पे माल बेचेंगे। क्या रहेगी वो शर्त, आइए सुनिए। includes any agreement to sell goods on condition that the prices to be charged, the prices to be charged on the resale, on the
resale by the purchaser shall be prices stipulated by the seller। यानी मैं आपको माल दे रहा हूं बेचने के लिए, आगे आपने कितने का माल बेचना है ये मैं तय करूंगा। इसे कहते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। ये आपने देखा ई पॉइंट। अब सवाल उठता है कि पहले आइए एक बार रिवाइज कर लें कि कौन कौन से हमने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पढ़े हैं। शाबाश। हमने शुरुआत करी टाई इन अरेंजमेंट से। शाबाश। सबसे पहले हमने देखा टाई इन अरेंजमेंट। टाई इन अरेंजमेंट देखा हमने, फिर हमने देखा एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील, और लास्ट में देखा रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। अब सवाल है कि क्या हम ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आइए इंपॉर्टेंट नोट लिख के सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 पर इंपॉर्टेंट नोट ऑन 3 सब सेक्शन 3 लिखिए। सच वर्टिकल एग्रीमेंट्स, बहुत ध्यान से नोट करना इस बात को, सच वर्टिकल एग्रीमेंट्स shall be considered such vertical agreements shall be considered anti-competitive and hence void पूरी बात लिख लेना, फिर कंक्लूजन निकालना कोई भी। इफ है लेकिन साथ में, इफ इट कॉजेस, इनमें से कोई एग्रीमेंट अगर कॉज करता है तो इफ इट कॉजेस और इज लाइकली टू कॉज an appreciable adverse effect on competition in India. Effect on competition in India. Such vertical agreements shall be considered anti-competitive and hence void. इन्हें एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाता है, इसलिए void माना जाता है if it causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India. यानी ये एग्रीमेंट टाई इन अरेंजमेंट कर सकते हो, एक्सक्लूसिव सप्लाई भी कर सकते हो, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटिव एंटी कॉम्पिटिटिव हुए, सीसीआई में कंप्लेंट हुई उनकी और ये एंटी कॉम्पिटिटिव निकले, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम वहीं आएगी जहां ये एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर के होंगे। जब तक ये एंटी कॉम्पिटिटिव नेचर के नहीं है तब तक आप इसे कर सकते हो। आइए, शाबाश, बहुत ध्यान से सब सेक्शन 3। आइए एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखिए बेटा। लिखिए डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 and
सुनिए बेटा, शाबाश। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 3 सब सेक्शन 4। 3 सब सेक्शन 4, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस करेंगे, ठीक है। एंड on the basis of validity, on the basis of validity, सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 को ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हम आपस में इनका डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है, बहुत ध्यान से आपको मेरी बात को सुनना है। शाबाश बेटा। लिखिए, हॉरिजॉन्टल समझना भी है बेटा। एग्रीमेंट्स, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स आर प्रिज्यूम्ड एंटी कॉम्पिटिटिव, presumed anti-competitive under section 3 subsection 3 and hence void। उनके केस में तो प्रिजम्पशन हो जाता है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव हैं ही हैं, साबित करना पड़ता है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है। पार्टीज को ये साबित करना पड़ता है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है। However, vertical agreements are anti-competitive आप ध्यान से मेरी बात को नोट करेंगे बेटा। However, vertical agreements are anti-competitive and void under section 3 subsection 4 only when they cause appreciable adverse effect on competition in India। शाबाश। आइए सेक्शन 3 में कुछ हम एक्सेप्शंस देखेंगे, ठीक है। इन एक्सेप्शंस में मजेदार बात क्या है कि हम अब कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव बातें ऐसी हैं जो अलाउ करेंगे। आइए तो देखिए, अब हम देखेंगे एक्सक्लूजन्स यानी कुछ बातों को एक्सक्लूड करेंगे सेक्शन 3 के दायरे से, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, यानी कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव बातें, ठीक है, जो दूसरे ला अलाउ करते हैं सेक्शन 3 उन्हें डिरोगेट नहीं करेगा, उन्हें डाउन नहीं करेगा। तो आइए लिखिए, पहले लिखिए फिर हम
इसको समझेंगे। शाबाश बेटा, पहले इन्हें लिखिए फिर हम इन्हें समझेंगे। द फॉलोइंग राइट्स are not affected by the provision of section 3 by the provision of section 3। तो दो चीजें हम सीखेंगे इसमें, दो तरह की बातें इसमें सीखेंगे हम। शाबाश। पहली बातें होंगी राइट्स अंडर अदर एक्ट्स। तो दो तरह की बातें इसमें हम सीखेंगे, एक्सेप्शंस सीखेंगे दो तरह की, राइट्स अंडर अदर एक्ट्स। आइए नोट करेंगे। राइट्स ऑफ एनी पर्सन, राइट्स ऑफ एनी पर्सन टू रिस्ट्रेन any infringement, to restrain any infringement of or to impose reasonable conditions as may be necessary for protecting any of his rights which have been or may be conferred upon him अंडर। शाबाश। यहां पे हम देखेंगे, आइए पहले समझे बात को, क्या लिखा। कहते हैं राइट्स ऑफ एनी पर्सन टू रिस्ट्रेन एनी इन्फ्रिंजमेंट, किसी भी इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए, यानी किसी भी नकल को रोकने के लिए, और टू इम्पोज रीजनेबल कंडीशंस, या रीजनेबल शर्तें लगाने के लिए, एज मे बी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ हिज राइट्स which have been or may be conferred upon him under। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ताकि उसके राइट्स ब्रीच ना हो। वो राइट्स उसे कहां से मिले, वो राइट्स उसे मिले, आइए लिस्ट बनाते हैं कि कहां से वो राइट्स मिले। जैसे मान लीजिए कॉपीराइट एक्ट, नोट करेंगे बेटा, द कॉपीराइट एक्ट एक्ट 1957। मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, मैंने एक बुक लिखी और एक पब्लिशर को वो राइट दे दिए, तो पब्लिशर के ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, भाई देख ये मेरी किताब तू मुझसे पूछे बिना नहीं छाप सकता।
मुझे रॉयल्टी दिए बिना नहीं छाप सकता। अब है तो देखने में ये एंटी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि बिजनेस करने में रिस्ट्रिक्शन है। तो एंटी कॉम्पिटिटिव क्या होता है कि किसी को धंधा करने में, बिजनेस करने में आप अड़चन डाल रहे हो, तो उसे हम एंटी कॉम्पिटिटिव कहते हैं। अब यहाँ एक आदमी के पास कॉपीराइट है, वो दूसरे आदमी जो उससे डील कर रहा है उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, सो दैट उसकी कॉपीराइट्स इन्फ्रिंज ना हो, उसकी कॉपीराइट्स की नकल ना हो। दूसरा हम पढ़ेंगे द पेटेंट एक्ट 19 द पेटेंट एक्ट 1970। अब पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर क्या है कि मैंने आविष्कार किया, एक फॉर्मूला बनाया, कुछ इजाज किया मैंने, फॉर्मूला बनाया, साइंटिफिक वर्क किया, और मैं अब जो भी कंपनी मेरा ये फॉर्मूला खरीदना चाहती है उसे मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। यानी मेरा लाइसेंस लिए बिना कोई मेरा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। देखो, है तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव कि कोई भी आदमी बिजनेस करना चाहता है मेरे फॉर्मूले के ऊपर, तो उसे मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब बिजनेस में धंधे को रोक लगे हो, है तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव, लेकिन ये अलाउड है क्योंकि पेटेंट एक्ट ने ये राइट उस साइंटिस्ट को दिया है। एक है द ट्रेडमार्क एक्ट। कोई कोई ट्रेडमार्क बहुत मशहूर हो जाता है, ठीक है, उस ट्रेडमार्क से बिजनेस, कोई भी आदमी उस ट्रेडमार्क को यूज करेगा तो उसका बिजनेस पहले दिन से चलेगा। ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ठीक है। आज आप उस ट्रेडमार्क को यूज करें तो आपका पहले दिन से बिजनेस चले, लेकिन कोई आपको वो ट्रेडमार्क यूज करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि उसके ऊपर, उस ट्रेडमार्क पर किसी का अधिकार है। अब ये है तो एंटी कॉम्पिटिटिव, लेकिन ये अलाउड है। इसे, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? आईपीआर बोलते हैं बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऐसे ही है एक द डिजाइन एक्ट। प्रोडक्ट्स के डिजाइन होते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन होता है बेटा, डिजाइन एक्ट 2000। तो देखो, ये सारे राइट्स, ये सारे कानून एंटी कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है सेक्शन 3 के, ठीक है। ये सेक्शन 3 के क्या है? सारे एक्सेप्शंस हैं। एक और है बेटा इसमें, द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जैसे घाना की कॉफी मशहूर है, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय मशहूर है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसका भी ब्रीच आपको नहीं करने देंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, एक कानून है, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं उसे? रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। एक्ट 1999, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब ये सारे, इनको मिला के आप एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आईपीआरस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 3। आइए बेटा, ये हमने दो तरह के पढ़ने थे राइट्स, आप याद करें। मैंने बताया था कि दो तरह की एक्सेप्शंस हैं। अभी आपने ये एक तरह की एक्सेप्शंस देखी है, आइए अब दूसरी तरह की एक्सेप्शंस देखेंगे कि दूसरी तरह की एक्सेप्शंस क्या क्या है। इसमें बात को ध्यान से, अच्छे से आप समझेंगे। दूसरी तरह की एक्सेप्शंस, बी पॉइंट आप लिखिए। एक्सपोर्ट राइट्स, क्या बोलेंगे इसे हम? एक्सपोर्ट राइट्स। द राइट ऑफ एनी पर्सन, द राइट ऑफ एनी पर्सन। अब यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर देशों में माल भेजना चाहते हैं, हम कहेंगे कि आप अपना एक्सपोर्ट का लाइसेंस लें, यानी आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एक्सपोर्ट आप माल करेंगे तो वो एक्सपोर्ट, वो माल आपका नहीं कहलाएगा, वो माल कहलाएगा इंडिया का। तो एक्सपोर्ट के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो अलाउड होंगी। द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड्स, द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड्स from India
to extent to which the agreement relates exclusively to the production supply, distribution, or control of goods or service for such export। तो यहाँ ये एक्सेप्शन है सेक्शन 3 की। कैसे एक्सेप्शन है आइए समझते हैं एक बारी, आप नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, फिर समझते हैं बेटा। एक्सपोर्ट राइट्स कह रहे हैं, एक्सपोर्ट राइट्स आर द एक्सेप्शंस। देखो, राइट ऑफ एनी पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया टू एक्सटेंट टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स एक्सक्लूसिवली। तो एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करते हैं भाई, आप जो माल है वो एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कंट्रोल ऑफ गुड्स करेंगे, या सर्विस करेंगे, एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट के लिए करेंगे। आप उस माल को इंडियन टेरिटरी में नहीं बेचेंगे। जिस माल के लिए आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं उसे इंडिया में आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसे आप हमसे पूछे बिना कहीं और नहीं भेजेंगे। सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री को किसी भी तरह का एग्रीमेंट हो सकता है, और उस एग्रीमेंट का मसौदा क्या हो सकता है, उसका एग्रीमेंट का मसौदा एक्सपोर्ट के लिए जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है बाय नेचर। और क्या क्या मसौदा हो सकता है उस एग्रीमेंट का? प्रोडक्शन हो सकता है, उसका मसौदा सप्लाई हो सकता है, उसका मसौदा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या कंट्रोल ऑफ गुड्स हो सकता है, या कंट्रोल ऑफ सर्विस हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट के लिए आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं बिजनेस पर, ठीक है। इन मुद्दों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो सेक्शन 3 में वो चीज़ नहीं चैलेंज हो सकेगी, एंटी कॉम्पिटिटिव, आप उसे सीसीआई में उसकी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगी। शाबाश बेटा। अब जब कोई भी अब एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में हमने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स देखे। अब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स देखे। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को तो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो एग्रीमेंट होगा वो एंटी कॉम्पिटिटिव है ही है, और 3-4 में भी हम उसे चैलेंज कर सकते हैं एज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। तो जब भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की, शाबाश, जब भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की कंप्लेंट होगी तो सीसीआई सेक्शन 19 के कुछ फैक्टर्स चेक करवाएगी, ठीक है। सीसीआई क्या करवाएगी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 19 के कुछ फैक्टर्स चेक करवाएगी। अगर आपका एग्रीमेंट इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एंटी कॉम्पिटिटिव है तो आपके एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। तो यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, शाबाश। हम सेक्शन 3 और सेक्शन 19 का लिंक बनाएंगे आपस में, ठीक है। दोबारा से भी बेटा रिवाइज करवाऊंगा, पूरी क्लास दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, और तब तक पढ़ाऊंगा जब तक ये सारा कंसेप्ट आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं हो जाता। एक एक चीज़ को क्लियर करके आपको चलेंगे, एक एक कंसेप्ट को आपको समझा के चलेंगे। और सेक्शन 3 और 19 का कंसेप्ट बेटा बता रहे हैं आपको, आइए सुनिए ध्यान से। फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग, भाई वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं? फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट। एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट, भाई वो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो ये इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, ऐसे कौन से वो फैक्टर हैं जो एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालते हैं इन डिटरमाइनिंग। आइए हम इस बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत प्यार से इस चीज को हम देखेंगे।
आप चलिए आगे। इन डिटरमाइनिंग whether an agreement is anti-competitive that is, इसका मतलब क्या है? एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ठीक है, यानी जिसका एप्रीशिएबल, इस लैंग्वेज को बेटा आप अच्छे से समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेज एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन? एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन कहते हैं इन डिटरमाइनिंग whether an agreement is anti competitive, that is having appreciable adverse effect on competition, the CCI, Competition Commission of India, the CCI shall have regard to the following factors। CCI ये चेक करेगी कि following factors हैं या नहीं है, यानी इनमें से कोई फैक्टर मौजूद है तभी वो एंटी कॉम्पिटिटिव होगा, अदरवाइज वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। आइए उन फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाएं और समझने की कोशिश करें। आइए हम सब उन फैक्टर्स की एक लिस्ट बनाएं और इसे समझने की कोशिश करें। कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे? नंबर फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ बैरियर्स। अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं और आपका एग्रीमेंट बैरियर क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स, यानी आपने जो एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट करने से जो नए एंट्री करने वाले हैं, एंट्री करने वालों को बोलते हैं एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स के ऊपर बैरियर लग रहा है इन द मार्केट, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। ये चीज सीसीआई चेक करेगी। अगर ये चीज पाई गई तो एंटी कॉम्पिटिटिव डिक्लेयर कर दिया जाएगा और पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। यानी जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका इफेक्ट ये है कि ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ मार्केट। एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को आउट ऑफ मार्केट आप ड्राइव कर रहे हैं, बाहर भगा रहे हैं, यानी जो प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं वो बाहर भाग जाएंगे आपके एग्रीमेंट के बाद। तीसरा चीज है फोरक्लोजर। ये चीजें सीसीआई चेक करेगी। फोरक्लोजर ऑफ कंपैरिजन, फोरक्लोजर ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन को फोरक्लोज किया जाएगा। कंपटीशन बाय हिंडरिंग, यानी कंपटीशन खत्म किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। फोरक्लोजर का मतलब यहां पे है खत्म किया जाना। बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू मार्केट, यानी एंट्री, मार्केट में एंट्री करना मुश्किल बना रहे हो, एंट्री इन द मार्केट। आपकी ऐसी पॉलिसीज हैं कि एंट्री नहीं करने दे रहे आप नए आदमियों, नए प्लेयरों को, तो सीसीआई ये चीजें चेक करेगी। एक्रूअल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, यानी जो बेनिफिट्स कंज्यूमर को मिलने चाहिए आप उन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिलने दे रहे। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स को अगर मार्केट में नए प्लेयर आएंगे, नए सर्विस प्रोवाइडर आएंगे, जैसे अभी रिलायंस 4G लेकर आ रहा है, कहते हैं जी 200 रुपये में कई जीबी देगा, ठीक है। आइडिया 300 रुपये में 1 GB देता है, मेरे ख्याल से 300 रुपये में 1 GB देता है आइडिया और एयरटेल, और रिलायंस 200 रुपये में कह रहे हैं कि कई जीबी देगा, 8-10 GB देगा। तो एयरटेल और आइडिया मिलकर इस तरह से एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जैसे नए प्लेयर नहीं आ पा रहा, अगर नया प्लेयर आएगा तो कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, यानी आपके एग्रीमेंट से कंज्यूमर्स को बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं।
आपने जो एग्रीमेंट किया उससे कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। आपने जो एग्रीमेंट किया उसमें एक फैक्टर है, ठीक है, जिससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स। आपके एग्रीमेंट से इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रही, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, आपके एग्रीमेंट से इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, नहीं हो पा रहा। प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं हो पा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा, और प्रोविजन ऑफ सर्विस नहीं हो पा रही ये चीजें, यानी प्रोविजन ऑफ सर्विस बेटर तरीके से नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा आपके एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की वजह से, तो ये फैक्टर चेक करेगी सीसीआई। प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, अगर आपकी एग्रीमेंट से ये चीजें इंप्रूव हो पा रही हैं तो सीसीआई अलाउ करेगी आपको करने के लिए, अगर नहीं हो पा रही तो सीसीआई आपको वो एग्रीमेंट करने नहीं देगी, ये बात चेक करेगी सीसीआई। प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके एग्रीमेंट से इन फैक्टर्स को टेस्ट किया जाएगा कि ये फैक्टर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं या नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, by means of production और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, भाई गुड्स प्रोड्यूस करके या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, प्रमोशन होगा, टेक्नोलॉजी की प्रमोशन होगी या नहीं होगी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये सब बातें चेक की जाएंगी कि ये सब बातें होंगी या नहीं होंगी, उसी आधार पर आपको एग्रीमेंट करने दिया जाएगा। यानी सेक्शन 19 के ये फैक्टर्स, कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के ऊपर क्लेम होगा तो सीसीआई सेक्शन 19 के ये फैक्टर्स चेक करेगी। अगर इन फैक्टर्स में के अकॉर्डिंग सीसीआई डिटरमाइन करेगी कि फलाना एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं, ठीक है। अगर आपका एग्रीमेंट इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एंटी कॉम्पिटिटिव पाया गया तो ही आगे की कार्रवाई होगी, और आगे की कार्रवाई क्या होगी सेक्शन 19 के और भी हम बातों को डिटेल में सीखेंगे, और आगे भी सेक्शंस हम और कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बातें हम सीखेंगे। तो क्रिएशन ऑफ बैरियर्स, पहला क्या सीखा, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, सीसीआई ये चेक करेगी बात। ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट, अगर आप एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर भगा रहे हो तो सीसीआई आपको वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करने नहीं दे रही। फॉर क्लोजर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को फोरक्लोज कर रहे हो, हाईजैक कर रहे हो, ठीक है बेटा। बाय हिंडरिंग, ये वर्ड क्या है, हिंडरिंग, ठीक है, बाय हिंडरिंग, HINDIRING, हिंडरिंग एंट्री इन द मार्केट। कंपटीशन फ्लो आप फोरक्लोज कर रहे हो, ठीक है, एंट्री को मुश्किल बना रहे हो। एंट्री आप रोक तो नहीं पा रहे हो, देखो पहले और तीसरे में क्या डिफरेंस है, वहां एंट्री को रोक दिया, ठीक है, आपने क्या करा, क्रिएशन बैरियर क्रिएट कर दिया, और यहां एंट्री मुश्किल कर दी। आप कंज्यूमर को जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो एक्रूअल बेनिफिट नहीं मिलने दे रहे हो। नंबर 4th पॉइंट, ध्यान से आपने सुनना है, एक्रूअल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। और नंबर 5th पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये फैक्टर चेक करेगी कि ऐसे एग्रीमेंट करने से प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में इंप्रूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस में इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उन प्रोसीजर्स में इंप्रूवमेंट हो रही है तो वो आपको काम करने देंगे, अदरवाइज वो काम आपको
नहीं करने देंगे। प्रमोशन ऑफ टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। ऐसे एग्रीमेंट करने से प्रमोशन, टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट हो रही है, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो एग्रीमेंट आपको करने देंगे। अगर नहीं हो पा रहा और ये रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है तो वो ऐसा एग्रीमेंट नहीं करने देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको आइए पूरी क्लास में आपको बताऊं हम क्या करेंगे। अब अभी हमें आगे वाले सेशन में क्या करना है, सेक्शन 3 सीखा हमने, पूरा किया, सेक्शन 19 के साथ उसका लिंक क्रिएट करेंगे। ऐसे ही सेक्शन 4 को सीखेंगे, सेक्शन 19 के साथ उसका लिंक क्रिएट करेंगे। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के साथ मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका था। आज की सेशन में सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट डिस्कस किया आपसे। पहले हमने डिस्कस किया वर्टिकल एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स amongst enterprises और persons at different stages। जो इसमें क्रक्स है वो है डिफरेंट स्टेजेस। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, रॉ मटेरियल एक अलग स्टेज है और फाइनल प्रोडक्शन हो रही है वो एक अलग चीज़ है। प्रोडक्शन और मार्केटिंग वाले के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो डिफरेंट स्टेजेस वाले एंटरप्राइजेस के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे हम वर्टिकल एग्रीमेंट कहेंगे। अब इस एग्रीमेंट का मसूदा क्या हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आप एग्रीमेंट करेंगे उस एग्रीमेंट का मसौदा क्या हो सकता है, प्रोडक्शन उसका मसौदा हो सकता है, ठीक है, सप्लाई उसका मसौदा हो सकता है कि किस पॉइंट पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन पर एग्रीमेंट, सप्लाई पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, स्टोरेज पर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, सेल पर एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्राइस पर, गुड्स के प्राइस पर, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर। यानी या तो वो गुड्स से रिलेटेड होंगे या वो सर्विसेज से रिलेटेड होंगे। तो जो आप एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है बेटा, डिफरेंट लेवल के लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तुम रॉ मटेरियल प्रोवाइडर कहता है कि मैं सारा रॉ मटेरियल तेरे को ही दूंगा, किसी और को दूंगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह के एग्रीमेंट होंगे डिफरेंट लेवल के बीच में। तो ऐसे एग्रीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, 5 तरह के एग्रीमेंट देखे। टाई इन अरेंजमेंट देखा हमने बेटा, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट देखा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ठीक है, रिफ्यूजल टू डील देखा हमने, और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस देखे। अब मजे की बात यह है कि क्या आप हम इन्हें कर सकते हैं, या इंपॉर्टेंट नोट भी आपके साथ डिस्कस किया। सच वर्टिकल एग्रीमेंट शैल बी कंसिडर्ड एंटी कॉम्पिटिटिव एंड हेंस वॉइड if it causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India। in other words, अगर ये एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है तो एग्रीमेंट कर सकते हो, अगर ये एंटी कॉम्पिटिटिव है तो ये एग्रीमेंट आपको नहीं करने देंगे। शाबाश बेटा। एक और हमने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पर, जिसमें हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में डिफरेंस बता रहे हैं। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स देखे, सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में भी हमने एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स देखे। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में एंटी जो हॉरिजॉन्टल देखे, और 3-4 में हमने वर्टिकल देखे। 3 सब सेक्शन 3 के केस में तो प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन 3 और 4 के बीच में आपको साबित करना पड़ेगा कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। साबित करने के लिए सीसीआई को कंप्लेन करेंगे। सीसीआई सेक्शन 19 के अंदर सीसीआई सेक्शन 19 के अंदर कुछ फैक्टर्स चेक करेगी, और वो फैक्टर्स आपने देखे कि सीसीआई क्या फैक्टर्स चेक करेगी, तभी किसी एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव डिक्लेयर किया जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपका फीडबैक आप मुझे जरूर देना। शाबाश, थैंक यू वेरी मच।